कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। सुमन बिस्तर से उठकर मेज पर रखे हुए पानी के जग में से पानी का गिलास हरीश के पास लाती है और उसे हाथ के सहारे से उठाकर पानी पिलाती है और कहती है, आपको इतना तेज बुखार कैसे हो गया हरीश? शाम को तो आप बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हरीश को वापस बिस्तर पर लटा देती है और कहती है, मैं नेहा को बुलाती हूँ, वो आपको दवाई दे देगी। सुमन अपने फ़ोन से नेहा को फ़ोन करती है। उधर से जय फ़ोन उठाता है और फ़ोन में देखकर कहता है, माँ का फ़ोन है, इतनी रात को? तभी नेहा भी फ़ोन उठ जाती है और कहती है, क्या हुआ, किसका फ़ोन है? जय कहता है, माँ का, और कॉल कनेक्ट करते हुए कहता है, माँ क्या हुआ? उधर से सुमन कहती है, जय तेरे पापा को बहुत तेज़ बुखार है, नेहा को बोलियो आकर दवाई दे दे। जय कहता है, माँ अभी आया, और ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और बिस्तर पर खड़ा होते हुए कहता है, नेहा पापा के बुखार है, तुम एक बार चलकर चेक करके पापा को दवाई दे दो। नेहा भी बिस्तर पर से खड़े होते हुए कहती है, शाम को तो पापा बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद दोनों हरीश के कमरे में जाते हैं। हरीश बिस्तर पर लेटा होता है और सुमन हरीश के पास बैठी है, उसका सर दबाती है और कहती है, कितनी बार मना किया है आपको, बाहर की कोई भी चीज़ मत खाया करिए। छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि रोज़ सुबह घर से बाहर निकलने से पहले आपको याद दिलाना पड़ेगा। क्या ज़रूरत थी पनीर टिक्का खाने की, अब हो गई ना बीमार। तभी जय और नेहा कमरे के अंदर आते हैं। जय सुमन के पास आकर कहती है, माँ कम से कम अभी तो मत डांटो पापा को। सुमन हरीश के पास से खड़े होकर जय की तरफ देखते हुए कहती है, डांटू नहीं तो और क्या करूँ, देख कितना तेज़ बुखार है, बोला भी नहीं जा रहा। नेहा हरीश का टेम्परेचर चेक करती है और कहती है, जय पापा को बहुत तेज़ बुखार है, इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी होगी। जय कहता है, मैं लेकर आता हूँ, और ये कहकर किचन में चला जाता है और फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालता है और पानी डालने के लिए कटोरा उठाता है तो उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से समीर और मधु उठ जाते हैं। और समीर उठकर टाइम देखता है और कहता है, इतनी रात को कौन है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया घर में? मधु कहती है, हाँ चोर किचन में ही तो आएगा, हल्दी नमक चोरी करने के लिए। समीर कहता है, तुम भी ना एक मौका नहीं छोड़ती कमेंट पास करने का। मधु कहती है, अब बात ही ऐसी करते हैं। समीर गुस्से में कहता है, कैसी बात करता हूँ मैं, क्या चोर किचन में नहीं आ सकता? मधु कहती है, हाँ तो ठीक है, अब झगड़िए मत और जाकर देखिए कहीं कौन है, कहीं वो आपका चोर भाग ना जाए। समीर गुस्से में मधु को घूरता हुआ उठकर कमरे से बाहर चला जाता है और किचन की तरफ जाता है। किचन में के बाहर जय होता है। उसे देखकर समीर कहता है, भाई इतनी रात को आप किचन में क्या कर रहे हैं, भाभी ने कमरे से बाहर निकाल दिया क्या? जय कहता है, नहीं यार, पापा को बहुत तेज़ बुखार है, उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी है, इसलिए उसके लिए ठंडा पानी लेने के लिए आया था। समीर कहता है, पापा को बुखार है? जय कहता है, हाँ। समीर कहता है, वो तो होना ही था, अब बाहर का पनीर टिक्का खाएंगे तो बुखार तो होगा ही ना। जय कहता है, तू और माँ दोनों एक जैसे हो, वहाँ पापा माँ को डांट रही है कि पनीर टिक्का क्यों खाया और यहाँ तू शुरू हो गया। समीर कहता है, मैं तो बस बता रहा था कि बाजार की चीज़ खाने की क्या ज़रूरत है। जय आपकी बात थोड़े से गुस्से में कहता है, हाँ पता है, ज़्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर, घर में एक डॉक्टर ही काफ़ी है। जा कमरे में, देव और ज्योति अकेले हैं, उन्हें मधु के पास छोड़ दे। और ये कहकर जय हरीश के कमरे की तरफ चला जाता है। समीर कहता है, हाँ भाई। जय के जाने के बाद समीर कहता है, भाई कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, लगता है पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। और ये कहकर समीर देव और ज्योति के पास जाता है और उधर जय हरीश के कमरे में जाता है और ठंडे पानी का बोल बेड के पास के टेबल पर रखता है। नेहा जय को पानी का गिलास और एक मेडिसिन देते हुए कहती है, पापा को ये दवाई दे दीजिए। जय नेहा से मेडिसिन लेकर हरीश को उठाता है और कहता है, पापा लो ये दवाई ले लो। हरीश हल्की सी आंखें खोलता है और जय उसे दवाई खिलाकर और पानी पिलाकर वापस बिस्तर पर लेटा देता है। जय नेहा से कहता है, पापा को तो होश भी नहीं है। सुमन जय के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है और जय हरीश के पैर दबाने लगता है। कुछ देर बाद नेहा हरीश का टेम्परेचर चेक करती है और कहती है, टेम्परेचर तो ज़रा भी कम नहीं हुआ। तभी समीर भी आकर हरीश के पैर दबाने लगता है। जय समीर की तरफ देखता है और जय समीर की तरफ देखते हुए एक हाथ से अपना कान पकड़ता है और धीरे से बोलता है, सॉरी। नेहा कहती है, अगर 1 घंटे में बुखार कम नहीं हुआ तो पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और फिर नेहा सुमन को कहती है, लाइए माँ, पापा के माथे पर पट्टी मैं रखती हूँ। सुमन हरीश के पास से उठकर पास के एक सोफे पर बैठ जाती है और नेहा पट्टी रखने लगती है। करीब 1 घंटे का समय इसी तरह गुजर जाता है। हरीश का बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है और हरीश को नींद आ जाती है।
जब नेहा पट्टी रखना बंद करके टेम्परेचर चेक करती है और कहती है, टेम्परेचर कम तो हुआ है पर अभी भी हल्का सा बुखार है, सुबह पापा का ब्लड टेस्ट करवाना होगा। सुमन उठकर नेहा के पास आती है और कहती है, तुम्हारे पापा सो गए। और जय नेहा और समीर की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ बेटा तुम भी सो जाओ। जय कहता है, माँ आप सो जाइए, मैं पापा के पास ही रहूँगा, कहीं बुखार दोबारा तेज ना हो जाए। सुमन कहती है, नहीं बेटा तुम थक गए हो, सारा दिन ऑफिस में काम करते हो और अब कितनी देर से इनके पास बैठे हो, मैं हूँ ना इनके पास, जाओ तुम भी सब सो जाओ। जय कहता है, माँ प्लीज़ आप नेहा के साथ सो जाइए, मैं यहीं पापा के पास ही रहूँगा। सुमन कुछ कहे उससे पहले नेहा कहती है, माँ चलिए ना, अगर ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो आपकी कमर फिर से दर्द में पेन होने लगेगा। सुमन कहती है, अच्छा ठीक है, और फिर नेहा और सुमन वहाँ से चली जाती हैं। जय समीर को कहता है, जा तू भी सो जा, मैं यहाँ हूँ पापा के पास। समीर कहता है, भाई मैं भी यहीं रुकता हूँ। समीर की आवाज़ में दुख और उदासी और परेशानी होती है। जय समीर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? समीर कहता है, भाई पापा को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। और ये कहते समीर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जय समीर के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखता हुआ कहता है, ओए ये क्या, एक स्ट्रांग पुलिस वाला होकर तू ऐसी बातें कर रहा है? पता है तू हमेशा लड़ता झगड़ता अच्छा लगता है, ऐसे उदास एकदम अच्छा नहीं लगता। अभी शाम को तो कितनी शिकायत कर रहा था माँ से पापा की, और अब बस हो गया झगड़ा खत्म। पागल, पापा बिल्कुल ठीक है, तू ही कह रहा था ना बाहर का खाएंगे तो बीमार तो होना ही था, बस इसलिए फीवर हो गया, कल तक देखियो पापा एकदम ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद समीर के को गले से लगा लेता है। तभी हरीश के फ़ोन की रिंगटोन बजती है। जय और समीर दोनों एक साथ फ़ोन की तरफ देखते हैं। जय कहता है, समीर जल्दी से फ़ोन उठाकर साइलेंट पर कर, कहीं इसकी आवाज़ से पापा उठ ना जाएं। समीर भागकर मेज पर रखा हुआ फ़ोन उठाता है और उसे साइलेंट पर करता है। जय कहता है, किसका फ़ोन है? समीर कहता है, अरुण का। जय कहता है, इस टाइम? ला मुझे दे, मैं बात करता हूँ। समीर फ़ोन जय को देता है और जय फ़ोन लेकर कमरे से बाहर बालकनी में चला जाता है। जय फ़ोन उठाता और कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से अरुण फ़ोन के कनेक्ट होते ही एकदम से कहता है, हेलो पापा, आप ठीक है ना? अरुण, मैं जय बोल रहा हूँ। अरुण कहता है, भैया आप? पापा को फ़ोन आपके पास है, पापा ठीक है ना? जय कहता है, हाँ पापा तो ठीक है, पर तू इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? तू कुछ घबराया हुआ सा लग रहा है, सब ठीक है ना? अरुण कहता है, हाँ भैया मैं तो ठीक हूँ, बस ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा पापा से बात कर लूँ। पापा का फ़ोन आपके पास है, वो ठीक है ना? जय कहता है, हाँ बेटा पापा बिल्कुल ठीक है, बस वो देर रात को इसमें गेम खेल रहा था, इसलिए साथ लिए ही सो गया। और तू इतना टेंशन में क्यों है? यहाँ सब ठीक है, चल अब सो जा, काफ़ी रात हो गई है, सुबह बात करवाता हूँ तेरी पापा से। और उसके बाद जय फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन सुबह 10 बजे अजीत के घर पर कविता नेहा से फ़ोन पर बात कर रही होती है। कविता कहती है, अच्छा अभी लेती हूँ इनकी खबर, और ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और अजीत के पास जाती है। अजीत डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तभी कविता आकर अजीत का हाथ पकड़ लेती है। कविता की तरफ देखता है। पास की कुर्सी पर बैठी पायल भी कविता की तरफ देखती है। अजीत कविता की तरफ देखते हुए कहता है, जाने मन, यह हाथ तो मैं कब से तुम्हें दे चुका हूँ, बस एक बार नाश्ता कर लेने दो, उसके बाद मैं पूरा तुम्हारा हो जाऊँगा। ये सुनकर पायल हंस पड़ती है। कविता कहती है, शर्म नहीं आती आपको ऐसा करते हुए? अजीत कहता है, यार नाश्ता करने में क्या शर्म? कविता गुस्से में कहती है, मैं नाश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। अजीत कहता है, नाश्ते की बात नहीं कर रही? अभी तो मैंने और कुछ भी नहीं किया। ये कहकर अजीत नाश्ता करने लगता है। कविता कहती है, मैं कल की बात कर रही हूँ। अजीत कहता है, कल? कल मैंने क्या किया जो तुम इतना नाराज़ हो रही हो? कविता गुस्से में कहती है, आपको याद नहीं क्या किया? अजीत मासूमियत से नामे कर देने आता है। कविता कहती है, मैं याद दिलाती हूँ। सबसे पहले तो आप ऑपरेशन बीच में छोड़ कर गए, फिर आपने उस पेशेंट का इलाज फ्री में करने के लिए कह दिया। दिमाग तो ठीक है आपका? अजीत कहता है, ये सब तुम्हें समीर ने बताया होगा। कविता कहती है, नहीं नेहा ने बताया। अजीत कहता है, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे ही अपनी बेटी की शादी उस घर में करनी ही नहीं थी। कविता कहती है, इसमें नेहा की शादी कहाँ से बीच में आ गई? अजीत कहता है, संगत का असर तो पड़ता ही है। कविता गुस्से में कहती है, क्या बोल रहे हो, कैसी संगत? अजीत कहता है, चुगली करने की संगत। अब चुगली करने वालों के साथ रहेगी तो चुगली करना ही सीखेगी। कविता गुस्से में कहती है, बात बताना चुगली होती है?
अजीत कहता है हाँ, समीर ने जाकर ये बात घर पर बताई और नेहा ने तुमसे कह दिया। ये चुगली नहीं तो और क्या है। कविता गुस्से में कहती है तुम मेरे साथ फालतू की बात तो करो मत। तुम सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि तुम ऑपरेशन बीच में छोड़कर गए थे या नहीं। अजीत कहता है अरे यार, सर्जरी पूरी हो चुकी थी, उसके बाद ही मैं गया था। और रही बात इलाज फ्री में करने की, तो बेचारा गरीब था इसलिए कह दिया। थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना चाहिए ना। कविता कहती है अच्छा, और फिर उसके बाद आप पनीर टिक्का खाने पहुंच गए। अजीत कहता है अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं अपनी पसंद से कुछ खा भी नहीं सकता क्या। कविता कहती है प्रॉब्लम यह है कि तुमसे अकेले तो खाया गया नहीं, साथ में हरीश और विक्रम को भी बुला लिया। अजीत कहता है हाँ तो। कविता फिर कहती है तो ये कि पनीर टिक्का खाने की वजह से हरीश को बुखार हो गया। नेहा बता रही थी कि हरीश को सारी रात से बहुत तेज बुखार है। अजीत थोड़े से गुस्से में कहता है अरे यार, और फिर पायल की तरफ देखते हुए कहता है तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है, इसे किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। कविता गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ। अजीत कहता है अब तुम बात ही ऐसी कर रही हो। कविता और भी गुस्से में कहती है क्यों, कैसी बात कर रही हूँ मैं। इतना कहते ही कविता और अजीत का झगड़ा बढ़ने लगता है। तभी पायल उन्हें बीच में रोकते हुए कहती है गाइस गाइस ऐसे झगड़ो मत। और ये कहकर पायल अपनी कुर्सी पर से खड़े होकर अजीत और कविता के पास आकर खड़ी हो जाती है। कविता कहती है तेरे पापा ही झगड़ रहे हैं। अजीत कुर्सी पर से खड़ा होते हुए कहता है मैं झगड़ा कर रहा हूँ। और फिर पायल की तरफ देखते हुए कहता है पायल बेटा ये बता, कभी पनीर टिक्का खाने की वजह से किसी को बुखार हुआ है। इससे पहले पायल कुछ कहे कविता कहती है होता क्यों नहीं है, बाहर का खाएंगे तो बीमार तो होंगे ही ना। अजीत कहता है एक बात बताओ, डॉक्टर मैं हूँ या तुम। कविता कहती है डॉक्टर तो तुम हो पर। अजीत कविता को बीच में ही रोकते हुए कहता है तो फिर। अरे यार, अगर पनीर टिक्का खाने से बुखार हुआ होता तो मुझे होता क्योंकि उसने तो खाया भी नहीं था। मैंने और विक्रम ने ही खाया था, वो तो सिर्फ हमें कंपनी दे रहा था। कविता कहती है अगर हरीश ने पनीर टिक्का खाया नहीं तो फिर उसे बुखार क्यों हुआ। अजीत झल्लाते हुए कहता है यार अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। और फिर पायल को कहता है बेटा तुम ही समझाओ अपनी अनपढ़ माँ को। और कहकर अजीत घर से बाहर चला जाता है। कविता कहती है अनपढ़ और मैं, स्कूल और कॉलेज में तुमसे ज़्यादा नंबर आते थे। पायल कहती है माँ माँ प्लीज़ छोड़ो ना। कविता कहती है मुझे अनपढ़ कह रहे हैं, शाम को आने दो, बताती हूँ इन्हें कौन अनपढ़ है। अजीत अपनी कार में बैठकर हरीश के घर की तरफ जाता है और रास्ते में कल की बात सोचता है जब हरीश उसे अपना प्रण बताता है। हरीश कहता है तुम्हें याद है नाग माता का दिया हुआ श्राप। विक्रांत कहता है माँ का दिया हुआ श्राप। हरीश कहता है हाँ, वो श्राप जो उन्होंने मुझे दिया था, सर्पज्वर होने का श्राप। विक्रांत कहता है हाँ, पर उस श्राप से क्या होगा, वैसे भी वो श्राप तुम पर कोई असर नहीं करेगा। हरीश कहता है भले ही श्राप का अभी मुझ पर कोई असर ना हो, पर श्राप कभी विफल नहीं होता, उनका असर जरूर होता है। इस जन्म में नहीं तो और किसी जन्म में उस श्राप का मुझ पर असर जरूर होगा, तो क्यों ना उस श्राप का इस्तेमाल अभी करें। विक्रम कहता है यार हम तेरी बात का मतलब नहीं समझे, और वैसे भी उस श्राप से रक्षा कवच तो नागगुरु ने दिया है ना तुझे। हरीश कहता है देखो वो कवच तो राज परिवार के किसी भी नाग के डसने से टूट जाएगा, और उसके बाद उस श्राप का इन्फेक्ट जब मेरे ऊपर होगा तब हम उन्हें हिमालय पहाड़ पर जाने वाली और श्राप मिलने वाली सारी बात बताएंगे। अजीत कहता है तो हम उन्हें सारी बात बता देंगे। हरीश कहता है बातें तो बताएंगे पर सारी नहीं। विक्रांत कहता है पर हरीश यार उस श्राप से तुझे बहुत तकलीफ होगी। हरीश कहता है अरे यार अपने बच्चों के लिए हम थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन कर ही सकते हैं ना। तब विक्रांत कहता है पर राज परिवार के किस नाग को डसने के कहेंगे, अगर कोई भी ना माना तो। विक्रम कहता है क्यों, तू राज परिवार से नहीं है। अजीत व्यंग के साथ कहता है अरे नहीं यार, ये राज परिवार से थोड़ा ही है, ये तो इसके मम्मी पापा को मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला था, है ना विक्रांत। और फिर अजीत, विक्रम और हरीश तीनों हंसने लगते हैं। अजीत ये सब बातें सोचते हुए कार को हरीश के घर के दरवाजे सामने रोकता है और कार से उतरकर घर के अंदर जाता है और तेज आवाज में बोलता है कहाँ है वो नालायक। तभी मधु अंदर से आती है और कहती है मासा जी, नमस्ते मासा जी। अजीत कहता है नमस्ते बेटा। हरीश कहाँ है, क्या हुआ उसे। मधु कहती है पापा अपने कमरे में है, कल रात से उन्हें बहुत तेज बुखार है। अजीत हरीश के कमरे में जाता है। हरीश बैठ के सिरहाने से पीठ लगाकर बैठा होता है
और नेहा और सुमन वहीं उसके पास होती हैं। अजीत को देखकर नेहा कहती है, पापा। सुमन भी अजीत की तरफ देखकर कहती है, अजीत जी देखिए ना, कल रात से इन्हें बहुत तेज बुखार है। थोड़ी देर के लिए कम हुआ था और अब फिर से बढ़ता जा रहा है। अजीत नेहा की तरफ देखकर कहता है, अब नौसिखिए डॉक्टरों से इलाज करवाओगे तो ऐसा ही होगा। नेहा थोड़े से गुस्से और आश्चर्य से मिले जुले भाव से अजीत को देखती है और फिर अजीत हरीश के पास बिस्तर पर बैठता है और उसके माथे पर हाथ रखता हुआ कहता है, बुखार तो अभी बहुत तेज है। और फिर नेहा की तरफ देखकर कहता है, ब्लड टेस्ट के लिए दिया? नेहा कहती है, हाँ पापा, अभी 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। अजीत हरीश की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ खाया तूने? सुमन कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अजीत कहता है, ऐसे कैसे नहीं खाएगा, इसके लिए सूप बना दो। सुमन कहती है, मैं अभी बना कर लाई। और ये कहकर सुमन किचन में जाने लगती है। नेहा वही खड़ी होती है। उसे देखकर अजीत कहता है, जा तू भी जाकर मदद कर सुमन जी की। नेहा भी सुमन के साथ किचन में जाती है। सुमन नेहा से कहती है, अजीत जी तो आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं, तेरे साथ बहुत रूडली बात कर रहे हैं। नेहा कहती है, मैंने माँ को कल वाली सारी बात बता दी और माँ ने पापा को डांटा, इसलिए पापा गुस्से में हैं। नेहा और सुमन के जाने के बाद अजीत हरीश के पास से उठकर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और वापस हरीश के पास बैठ जाकर कहता है, यार ये सब ठीक नहीं हो रहा है। अभी तो पहला ही दिन है और श्राप का असर 7 दिन में दिखेगा। इतना दर्द तू कैसे सहेगा? तभी विक्रम भी कमरे में आ जाता है और हरीश और अजीत के पास आता है और हरीश के पास आकर कहता है, तू ठीक है ना? हरीश नाम में गर्दन हिलाता है। अजीत कहता है, बुखार बहुत तेज है हरीश, हम और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, ये सब मत कर। हरीश से बोला नहीं जाता, फिर भी कोशिश करके धीरे धीरे बोलता है और कहता है, और कोई रास्ता नहीं है। विक्रम कहता है, हम सबको सच सच बता देंगे, हर एक बात सच सच। हरीश विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ऐसी गलती मत करना। अगर हमने उन्हें सब कुछ बता दिया तो सब डर जाएंगे और डर कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। और तुम जानते हो जयवंत अभी भी जिंदा है, हमारी जरा सी गलती सबकी जान खतरे में डाल देगी। अजीत दुखी होकर कहता है, पर यार तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हरीश विक्रम अजीत का हाथ पकड़कर सर के ऊपर रखता है और कहता है, तुम दोनों को मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों कुछ नहीं कहोगे। जैसा हमने प्लान किया वैसा ही करोगे। अजीत और विक्रम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। हरीश फिर कहता है, बोलो, करोगे ना? हमारे पास बस एक यही रास्ता है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे ना? विक्रम और अजीत दोनों हाँ में गर्दन लाते हैं। तभी हरीश को खांसी होने लगती है। अजीत और विक्रम दोनों एकदम घबरा कर कहते हैं, हरीश, और हरीश के कंधों को से पकड़ लेते हैं। खांसी कम होने पर अजीत हरीश को पानी का पिलाता है और फिर अजीत कहता है, तू ठीक है ना? हरीश नाम में गर्दन हिलाता है। विक्रम पैंट की जेब में से एक छोटी सी शीशी निकाल कर अजीत को देता है और कहता है, अजीत, ये दवाई विक्रांत ने दी है। उसने कहा है ज़्यादा तबीयत खराब होने पर इसमें से एक गोली हरीश को दे देना, इससे इसे आराम मिलेगा। अजीत शीशी विक्रम से ले लेता है, उसमें से एक टैबलेट निकाल कर हरीश को देता है, जिससे हरीश को धीरे धीरे आराम होता है और उसका बुखार भी कम होने लगता है। 1 घंटे के बाद हरीश की टेस्ट रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती है। इसी तरह 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। हरीश की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। अजीत हरीश के सारे मेडिकल टेस्ट करवाता है, पर हर बार उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं सामने आती। दोपहर 1 बजे जय ऑफिस से आता है और अपने कमरे में जाता है। नेहा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आती है और कहती है, आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई? जय अलमारी के ऊपर रखा हुआ बैग उतारता है और उसमें अपने कपड़े डालने लगता है। ये देखकर नेहा कहती है, जय, ये क्या कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? जय कहता है, हाँ, मैं पापा को लेकर स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, तुम जाकर पापा का सामान पैक कर दो। नेहा कहती है, स्विट्ज़रलैंड क्यों? जय बैग में कपड़े डालता हुआ कहता है, मेरे एक बिजनेस फ्रेंड हैं, उनके अंकल लुसाने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मैंने उनसे पापा के बारे में बात करी है। उन्होंने कहा है कि मैं पापा को लेकर वहाँ आ जाऊँ, वहाँ पापा का इलाज ठीक से होगा। तुम जाओ, जल्दी से सामान पैक कर दो, शाम की फ़्लाइट है। नेहा कहती है, पर जय, हम पापा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जय बैग में सामान रखना बंद करता है और नेहा की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, दिख रहा है कितना इलाज हो रहा है पापा का। तुम अब तक पापा की बीमारी तो पता लगा नहीं सकी कि उन्हें क्या हुआ है। ट्रीटमेंट क्या करोगी? जाओ, जाकर पापा का सामान पैक करो। नेहा, जय पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं?
जय और भी गुस्से में कहता है, क्योंकि मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मुझसे माँ का रोना नहीं देखा जा रहा। समीर हर वक्त इतनी टेंशन में रहता है, कल उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। उधर अरुण हर रोज फ़ोन करके कहता है, भैया पापा से बात कराओ, उससे रोज़ झूठ बोलता हूँ, पापा ठीक है, अभी पापा इस काम में बिजी हैं, अभी पापा ये कर रहे हैं, अब ये सब मुझसे नहीं होता नेहा। ये कहते हुए जय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर जय चुप होकर बैठ जाता है। जय ने नेहा जय को अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लेती है। जय रोते हुए कहता है, मैं क्या करूं नेहा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, अपने आप को बहुत बेस महसूस कर रहा हूँ। तभी मधु तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, नेहा दीदी जल्दी आओ, नेहा दीदी। जय और नेहा आवाज़ सुनकर चौंक जाते हैं और भागते हुए हरीश के कमरे की तरफ जाते हैं। मधु रोते हुए कहती है, देखो ना पापा को क्या हो रहा है। हरीश बिस्तर पर बेसुध लेटा होता है और सुमन रोते हुए उसे उठाते हुए बार बार कहती है, हरीश क्या हुआ, कुछ बोलिए, क्या हुआ आपको। नेहा और जय हरीश के पास आते हैं। सुमन जय को देखकर बोलती है, जय देखना क्या हुआ तेरे पापा को, कुछ बोल ही नहीं रहे। जय हरीश को हिलाते हुए कहता है, पापा पापा। हरीश हल्की सी आंखें खोलता है और बोलने की कोशिश करता है, पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। हरीश धीरे धीरे अपना पैर हिलाता है। जय हरीश के पैरों की तरफ देखता है। हरीश के पैर पर चादर से ढके होते हैं। जय कहता है, पापा आपके पैर में दर्द हो रहा है, मैं अभी दबाता हूँ। और जय हरीश के पास बैठकर उसके पैर दबाने लगता है। मधु फ़ोन पर समीर से कहती है, समीर जल्दी घर आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। हरीश का पैर चादर से जरा सा बाहर हो जाता है और तभी मधु की नज़र हरीश के पैर पर पड़ती है। मधु को कुछ अजीब लगता है और वो फ़ोन कट करके हरीश के पास आती है और उसके पैर पर से चादर हटा देती है। सब हरीश का पैर देखकर चौंक जाते हैं, जो पूरा नीला पड़ चुका था। उधर अजीत के घर पर कविता सोफे पर बैठी सोचती है, न जाने क्या हो गया है हरीश को, आराम ही नहीं हो रहा, कहीं किसी बुरी नज़र तो नहीं लग गई। आज अजीत से कहूँगी किसी ओझा बाबा के पास ले जाएं, झाड़ फूक करवा लें, शायद उससे ही हरीश को कुछ आराम मिले। कविता इसी उधेड़बुन में लगी होती है, तभी अजीत उसके पास आकर बैठ जाता है। कविता अजीत को देखकर कहती है, आ गए तुम, हरीश की तबीयत कैसी है। अजीत कुछ नहीं बोलता, बस बेबसी से कविता की तरफ देखता है। कविता कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और मन में सोचती है, अजीत को झाड़ फूक करवाने की बात कहूँ या ना कहूँ, कहीं गुस्सा ना हो जाए और खाना भी ना खाएं। एक काम करती हूँ, खाना खाने के बाद बात करती हूँ। ये सब बातें सोचकर कविता फिर कहती है, खाना लगा दूँ। अजीत बहुत ही उदासी और दुखी मन से कहता है, नहीं यार, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम एक कप चाय ला दो। कविता कहती है, ठीक है, और एक कहकर किचन में जाने लगती है। तभी पायल भी कॉलेज से वापस आ जाती है और अजीत के पास सोफे पर बैठ जाती है। कविता पायल को देखकर कहती है, आ गई तू, कुछ खाएगी। पायल नाम में गर्दन हिलाती है। कविता चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अजीत पायल से कहता है, तू तो ट्रिप पर जाने वाली थी। पायल कहती है, नहीं पापा, मन नहीं हो रहा जाने का। और ये कहकर अजीत की गोद में सर रखकर लेट जाती है और कहती है, पापा हरीश अंकल ठीक तो हो जाएंगे ना। कविता चाय का कप लाकर टेबल पर रखती है और पास के सोफे पर बैठती हुई कहती है, अजीत तुमसे एक बात करनी थी। तभी अजीत के फ़ोन की रिंगटोन बजती है। फ़ोन की रिंगटोन सुनकर पायल उठकर बैठ जाती है और अजीत अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन नेहा का नंबर होता है। अजीत कहता है, नेहा का फ़ोन, और फ़ोन कनेक्ट करके कान से लगाता है। तभी दूसरी तरफ से नेहा रोते हुए कहती है, हेलो पापा। अजीत घबरा जाता है और कहता है, नेहा क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। ये सुनकर पायल और कविता भी घबरा जाते हैं। कविता कहती है, रो रही है, क्या हुआ, सब ठीक है ना। अजीत फिर कहता है, नेहा बेटा सब ठीक है ना। उधर से नेहा रोते हुए कहती है, पापा प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ, पापा को पता नहीं क्या हो रहा है। ये सुनकर अजीत खड़ा हो जाता है और चलते चलते कहता है, बेटा तुम रो मत, मैं अभी आया। और ये सुनकर कविता और पायल भी अजीत के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कविता कहती है, क्या हुआ अजीत, सब ठीक है ना। शेष कहानी अगले भाग में।